अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम 1 मिनट इंतजार करते हैं, स्टूडेंट्स जैसे ही हमें रीज्वाइन करते हैं तो हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। ठीक, वेलकम फुरकान। चैलेंजेस, आई बिलीव हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। हम इलस्ट्रेशन 1 को कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 1 के अंदर ये था कि मिस्टर असलम इज द ऑनर of the building which is let out to Mr. Bashir for rupees 18,000 per month। हम बात कर रहे थे, इसमें रिक्वायरमेंट ये है कि कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर असलम। मिस्टर असलम ने प्रॉपर्टी से जो भी अमाउंट रिसीव की है, जो भी अमाउंट कमाई है, उस अमाउंट को आपने यहाँ पे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले है रेंट की अमाउंट। अब रेंट की अमाउंट उन्होंने कितनी वसूल की है हर महीने? जी सर, स्क्रीन शो नहीं हो रही है मेरे पास। स्क्रीन नहीं आ रही। आप मीटिंग को दोबारा रीज्वाइन कीजिए। कोई और ऐसा है जिसके पास स्क्रीन नहीं आ रही शेयर? ये सर अभी हो रही है। ठीक, थैंक यू। बेहतर। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने जो अमाउंट रिसीव की है वो 18,000 वसूल किया। 18,000 मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे और ये कुल मिलाकर हमारे पास जो अमाउंट बनती है वो बनती है 18,000 मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक, ये 2,16,000 और साथ ही साथ ये जो 1 लाख रुपए उन्होंने वसूल किया था टोकन मनी का, वो भी एक्सपायर हुआ था। ये भी इनकी इनकम में कंसिडर किया जाएगा क्योंकि हमने अभी पढ़ा है टोकन मनी की अमाउंट थी 1 लाख। ठीक, अच्छा, इसके अलावा और कोई अमाउंट ऐसी है जो वसूल नहीं की गई, तो जो टोटल अमाउंट बनती है वो बनती है 3,16,000। दैट इज टोटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ठीक है जी, दिस इज द अमाउंट जो सवाल में पूछा गया था कि टोटल इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी बताइए मिस्टर असलम की एट द ईयर एंडेड 30 जून, और ये अमाउंट आ रही है 3,16,000। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक सी और छोटी सी कैलकुलेशन थी। ये वो सारे कॉन्सेप्ट्स जो हमने अभी रिवाइज किए हैं, उसी कॉन्सेप्ट्स की एप्लीकेशन हमें यहाँ पर दिख रही है। स्पेशली पॉइंट नंबर 2 की जो हमने ऊपर देखा था उसकी एप्लीकेशन हमें यहाँ पर दिख रही है, इस जगह पर पॉइंट नंबर 2 की एप्लीकेशन फोर्ड फिटेड डिपॉजिट वाली, जिसके हवाले से एक बार का क्वेश्चन भी। ठीक है, अच्छा, एक और बात याद रखिएगा, जब आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो क्वेश्चन को आपने डायरेक्टली सोल्यूशन से स्टार्ट नहीं करना। सोल्यूशन से स्टार्ट करने की सूरत में ये फॉर्मेट ठीक नहीं रहता। आपको प्रॉपर तरीके से जो फॉर्मेट सिखाया गया था आपने उसी फॉर्मेट को फॉलो करना है। उस फॉर्मेट के अंदर क्या क्या मौजूद है, उस फॉर्मेट के अंदर सबसे पहले आप जो भी ऑनर ऑफ द बिजनेस, ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी है जिसके लिए आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसका नाम आएगा। लेट्स सपोज यहाँ पर ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी है मिस्टर असलम। तो आप सबसे पहले मिस्टर असलम का नाम लिखेंगे।
मिस्टर असलम का नाम लिखने के बाद आप टैक्स एयर लिखते हैं कि टैक्स एयर आपके पास कौन सा है। इस सवाल के अंदर बताया गया है कि जो प्रॉपर्टी है वो दी गई है लैंड आउटपुट 2019 में। तो याद रखिएगा जब 2019 में दी गई है तो उसका टैक्स एयर खत्म होगा 2020 में, तो 2020 लिखा जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ आप तीसरी लाइन का लिखा होता है कि टैक्स एयर एंड कब होता है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे टैक्स एयर एंडेड ऑन, यहाँ लिखा जाएगा जून 30, 2020। इसके बाद रेजिडेंशियल स्टेटस लिखा जाता है। स्टेटस क्या है आपका, यहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये नॉन रेजिडेंट है तो हम उसे हम रेजिडेंट ही कंसिडर किया जाएगा। और ब्रैकेट में फाइलर लिख देते हैं कि ये फाइलर भी हैं। अगर आप फाइलर नहीं भी लिखते तब भी चलेगा। और उसके बाद कंप्यूटेशन फॉर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, दिस इज द राइट फॉर्मेट जो आप फॉलो करेंगे जब आप एग्जाम में अपना पेपर के अंदर जब आप अपना फॉर्मेटिंग में थोड़ी बेहतर कर दूं ताकि एटलीस्ट जब आप वीडियो दोबारा देख रहे हो तो आप उसे सही तौर पर अपनी कॉपी के साथ रिलेट कर पाए। ठीक है, ठीक है बेटा, ये फॉर्मेट है जो आपने फॉलो करना है अपने आंसर शीट के अंदर किसी भी सवाल के जवाब की सूरत में। दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 1 जो हमारी कंप्लीट होती है। अब हम इलस्ट्रेशन नंबर 2 की तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। अनएडजस्टेड एडवांस रिसीव्ड बाय द ऑनर, याद रखिएगा अनएडजस्टेड एडवांस। इसके लिए अनएडजस्टेड का वर्ड क्यों इस्तेमाल किया जाता है, तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैं अगर किराएदार हूं और आप मालिक मकान है, मैं आपके पास आता हूं किराए पे लेने के लिए और जो मैं आपको बस डिपॉजिट की अमाउंट दूंगा, मैं ऐसा नहीं कहता कि यार पहले महीने का किराया मैंने दिया, दूसरे महीने का किराया दिया, तीसरे महीने जब आप किराया वसूल करने के लिए आए तो मैंने कहा भाई किराया तो नहीं है, वो जो मैंने आपको एडवांस में 1 लाख रुपए दिया था उसमें से किराया काट लो। दूसरे महीने फिर आया, मैंने कहा अभी भी पैसे नहीं है, आप एक काम के एडवांस में से पैसे काट लें। तो जो एडवांस की अमाउंट है वो रेंट के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं हो सकती, तो इसीलिए इसको अनएडजस्टेड एडवांस का वर्ड कहा जाता है। अच्छा, अब अनएडजस्टेड एडवांस के हवाले से एक कॉन्सेप्ट है कि ये 1/10 के प्रोपोर्शन में डिवाइड होता है और आने वाले 10 सालों तक ये डिवाइड होता रहता है। द अनएडजस्टेड अमाउंट रिसीव्ड बाय द ओनर इज चार्जेबल अंडर द हेड income from property according to the following procedure क्या है, where the owner of a building receives from his tenant an advance amount which is not adjustable against the rent payable by the tenant। exactly वही बात जो मैंने अभी बताई थी। such advance amount shall be treated as rent and is chargeable to tax under the head income from property for the tax year in which it was received and the following 9 टैक्स एयर्स इन इक्वल प्रोपोर्शन। इसे जिस एयर में आपने वसूल रिसीव किया है उस एयर में और आने वाले 9 साल मतलब 10 साल तक इक्वल प्रोपोर्शन में आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और इसे चार्जेबल करेंगे अगेंस्ट टैक्स। और इसके लिए आप जो भी आपके पास एडवांस की अमाउंट रिसीव हुई उसे डिवाइड बाय 10 करेंगे। दिस इज द अमाउंट जो आने वाले 10 सालों तक आप टैक्सेबल इनकम के तौर पर दिखाते रहेंगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के सेक्शन के अंदर। अब चलते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 2 की तरफ। इलस्ट्रेशन नंबर 2 और इलस्ट्रेशन नंबर 1 इन दोनों के दरमियान फिलहाल कोई कनेक्शन मौजूद नहीं है। नॉर्मली क्वेश्चंस में आपस में कनेक्शन भी हो सकता है। एग्जाम में जो आपके पास सवाल आएगा तो उसको और से देखिएगा, कहीं इस क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के दरमियान तो आपस में कनेक्शन तो मौजूद नहीं है। चलें इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखते हैं, इसमें और इलस्ट्रेशन 1 में कोई कनेक्शन मौजूद नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस है। मिस्टर सलीम रेंटेड आउट हिज प्रॉपर्टी टू मिस्टर अकरम। मिस्टर सलीम ने अपनी प्रॉपर्टी रेंट की है मिस्टर अकरम को फॉर ₹7,500 पर मंथ, 7,500 रुपए
पर मंथ के ऊपर। ऑन 1 जुलाई 2017, यकम जुलाई 2017 को ही ऑल्सो रिसीव अनएडजस्टेड एडवांस अमाउंट टू ₹90,000 फ्रॉम मिस्टर अकरम, और 90,000 रुपए उसने एज एडवांस रिसीव किए हैं जो कि अनएडजस्टेड है मिस्टर अकरम से। The rental value of the property was determined as ₹1 lakh by the tax authority। लेकिन अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट, टैक्स अथॉरिटी की तरफ से इस प्रॉपर्टी की जो रेंटल वैल्यू है वो 1 लाख रुपया वसूल की डिक्लेयर की गई है। अच्छा याद रखिएगा, जब दो वैल्यूज एक साथ आए, एक आपकी मंथली रेंट आ जाए और एक रेंटल वैल्यू आ जाए, तो उस सूरत में हम रेंटल वैल्यू को प्रेफरेंस दे रहे होते हैं। अच्छा, इसको कैसे सॉल्व करना है? अच्छा, रिक्वायरमेंट देख लें। कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर सलीम फॉर द ईयर एंडेड 13 जून 2018। 30 जून 2018 को क्या इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो भी बनी है, टैक्स की अमाउंट कैलकुलेट करने की बात नहीं हो रही, सिर्फ बताया, पूछा जा रहा है इनकम कैलकुलेट करके दे रहे, तो इनकम की कैलकुलेशन किस तरीके से की जाएगी ये कर। ठीक है, क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चंस को मैं फॉर्मेट कॉपी करता हूं ताकि हमें नया फॉर्मेट ना बनाना पड़े। ठीक है, इसका साइज अकॉर्डिंगली कर लेते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 2 का। अच्छा, चेंजेस क्या क्या करनी है? सबसे पहले ऑनर का नाम चेंज करेंगे। इस सूरत में ऑनर जो थे इस केस में वो मिस्टर सलीम थे, तो मिस्टर सलीम के लिए हम टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। टैक्स ईयर जो है हमारा वो 2019 है, और टैक्स ईयर जो खत्म होगा वो 2019 को, बल्कि नहीं 2018 है हमारा टैक्स ईयर, और खत्म भी होगा 2018 को। रेजिडेंशियल स्टेटस और इनकम, कंपटीशन फॉर इनकम फॉर प्रॉपर्टी, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। ठीक, सबसे पहले देखते हैं रेंट अमाउंट क्या है। इस सवाल के अंदर रेंट अमाउंट गिवन है 7,500। याद रखिएगा, जब सवाल में रेंट अमाउंट और रेंटल वैल्यू एक साथ दी गई है, तो उस सूरत में आप रेंट अमाउंट को कंपटीशन में इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि रेंटल वैल्यू को इस्तेमाल करेंगे। तो मैं यहाँ पर रेंटल वैल्यू को देखूंगा। रेंटल वैल्यू क्या है हमारी? इस सवाल के अंदर रेंटल वैल्यू है 1 लाख रुपया, और इसको हम एनुअल कंसिडर करेंगे कि ये 1 लाख रुपया सालाना है। और हमारे पास, आपको पता है कि टैक्स की जितनी भी कैलकुलेशन होती है वो एनुअल बेसिस पे होती है। साथ ही साथ जो आपके पास एडवांस की अमाउंट रिसीव हुई है 90,000, यहाँ पे लिखेंगे, पूरा लिख देते हैं, अनएडजस्टेड एडवांस रिसीव। अनएडजस्टेड एडवांस की बात की जाएगी। एडवांस वसूल किया गया है 90,000, लेकिन याद रखिएगा ये 90,000 पूरा का पूरा टैक्सेबल नहीं है, पूरा का पूरा टैक्सेबल नहीं है। तो फिर टैक्सेबल है कितना? हम टैक्सेबल निकालने के लिए जो भी आपके पास अमाउंट आई होगी 90,000, इसको आप या तो डिवाइड कर दें 10 से, या फिर इसका 10% कंसिडर कर ले, 10% निकाल लें, या फिर इसको मल्टीप्लाई करवा दें 1/10। दोनों सूरतों में आपके पास आंसर्स एक जैसे आए। इसका मतलब ये कि जब आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की बात रहेंगे तो पूरा का पूरा एडवांस की अमाउंट जो आपने रिसीव की है वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी, बल्कि उसका 1/10 लेना है। अगर आपका एक क्वेश्चन है, सर रेंटल वैल्यू क्यों लिखेंगे, रेंट अमाउंट क्यों नहीं? ठीक है, आप दोनों सवालों का जवाब देते हैं जी। आपका पहले तो ये देख लें कि रेंटल वैल्यू क्यों लिखेंगे, रेंट अमाउंट क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि बेटा एक अजम्पशन ये है कि हो सकता है कि लोग टैक्स की चोरी भी तो करते हैं। तो टैक्स चोरी करने का एक बहुत ही कॉमन जो ट्रिक है वो ये है कि अपनी इनकम कम दिखाओ। जब इनकम ही कम होगी तो डेफिनेट टैक्स भी कम देना पड़ेगा। तो बिजनेस में तो लोग अपनी इनकम को अंडरस्टेट कर देते हैं, लेकिन जब रेंट की बात आती है या प्रॉपर्टी की बात आती है तो उस सूरत में लोगों के पास एक तरीका ये होता था कि वो अपना रेंट कम दिखा दें, किसी को सस्ते में रेंट पर दे दें, अमाउंट लेते होंगे पूरी लेकिन डॉक्यूमेंट्स में सस्ते पे कम अमाउंट पे रेंट डिक्लेयर कर दें। तो उससे क्या होगा कि ऑन पेपर दिखेगा कि कम रेंट आ रहा है, कम रेंट आ रहा है तो कम इनकम जनरेट हो रही है, कम इनकम जनरेट हो रही है तो टैक्स भी कम देना पड़ेगा। तो ये ट्रिक काम ना करे लोगों की, और लोग टैक्स को चोरी ना करें, तो इसलिए कहा गया कि अगर आपने किसी को सस्ते में
प्रॉपर्टी रेंट आउट कर भी दी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ये कहती है कि आपकी प्रॉपर्टी का जो एक रेंटल वैल्यू बनती है आपको टैक्स उतने पे ही देना है। तो रिगार्डलेस आपने रेंट अमाउंट क्या भी दी है, अगर रेंटल वैल्यू ज्यादा है, जो कि डेफिनेटली ज्यादा है, तो उस सूरत में आपको रेंटल वैल्यू लेके चलनी है, रेंट अमाउंट को नहीं लेके चलना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो रेंट अमाउंट गिवन है वो गिवन है 7,500। अब ये लिखते हैं अगर 7,500 होता, इसको करते हैं मल्टीप्लाई बाय 12, ये है रेंट अमाउंट, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं, 7,500 मल्टीप्लाई बाय 12, क्या अमाउंट बन रही है 90,000, और रेंटल वैल्यू क्या है 1 लाख। तो इसीलिए ये क्योंकि रेंट की अमाउंट कम डिक्लेयर की गई है, तो इसलिए कहा जाए कि रेंट की अमाउंट कम है तो आपने रेंटल वैल्यू ही लेनी है। और याद रखिएगा रेंटल वैल्यू अमूमन सवालों में तभी दी जाती है जब रेंट की अमाउंट कम हो और वो जो भी मालिक है वो जानबूझ के कम किराया वसूल करके अपनी इनकम कम दिखाना चाह रहा हो, तो वो कम इनकम ना दिखाए और सही इनकम दिखाए, इसीलिए रेंटल वैल्यू भी कही जाती है। तो अगर आपके सवाल का जवाब ये है कि इसको क्यों लिया जाता है, उसकी वजह यह है कि ताकि लोग टैक्स की चोरी ना कर सके। ठीक है, एक और सवाल आया है चैट के ऊपर, दैट इज सर रेंटल वैल्यू क्यों दिखाते हैं, वो उसकी रीजन बता दी गई है। ठीक, अजहर आपका सवाल भी यही था और मुस्कान रियाज आपका भी सवाल शायद यही था। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अनएडजस्टेड एडवांस को। अब ये 90,000 है, 90,000 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक, एक वैल्यू लगाते हैं ताकि फॉर्मूला काम करे, और ये 9,000 आ गया और टोटल अमाउंट जो आपके पास बनती है। अच्छा, इसके अलावा सवाल में और कोई चीज नहीं बताई गई, तो अगर सवाल में कोई और चीज नहीं बताई गई तो इसका मतलब यह है कि यही अमाउंट जो आपके पास आ रही है 1,09,000 रुपया, दैट इज टोटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का, ठीक, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 2। अच्छा आगे चलते हैं जी, ये इसका सॉल्व मौजूद है और साथ एक छोटा सा नोट भी गिवन है। अब देखिएगा सॉल्यूशन मौजूद है, लेकिन आपने जो एग्जाम में मुझे सॉल्व देना है वो इस फॉर्मेट के अंदर देना है प्रॉपर तरीके के साथ, ठीक है। अच्छा, रेंट वैल्यू ऑफ द, अच्छा नोट देखिएगा, ₹9,000 विल बी एडेड टू द रेंटल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर 10 continuous tax years unless the amount of advance is refunded back। नोट तेज लिखिएगा, नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 9,000 रुपए हमने यहाँ पे चार्ज ऐड किया है टैक्सेबल अमाउंट के अंदर, ये आगे आने वाले 10 सालों तक ऐड किया जाएगा उस वक्त तक जब ये अमाउंट हम एडवांस वाली वापस ना कर दें। याद रखिएगा एडवांस की अमाउंट हम वापस कब करते हैं, जब वो किराएदार मालिक मकान का मकान छोड़कर जाता है, मीन जब वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा और बंदा वापस जा रहा होगा तो उस सूरत में एडवांस की अमाउंट वापस की जाएगी, तब ये 9,000 ऐड होना रुकेगा, अदरवाइज ये ऐड होता रहेगा 10 सालों तक। सर 9,000 टैक्सेबल नहीं है तो थोड़ा, सर 9,000, बेटा ये 9,000 का वर्ड क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, 9,000 कहाँ से देख रहे हैं आप? आजर मैं आपको कॉल पे अभी आप एक्सप्लेन भी कर लें अपना क्वेश्चन। अजहर मैं आपका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ जी, अपना क्वेश्चन बता के जी, क्वेश्चन बताइए अजहर। अजहर आप माइक पे बता सकते हैं, मैं आपका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ। हेलो सर, आवाज आ रही है? जी जी अजहर बताइए। सर ये सवाल ये था कि सर ये अनएडजस्टेड एडवांस रिसीव जो अमाउंट आपने बताई कि पूरी की पूरी टैक्सेबल नहीं है, सर ये पूछ रहा हूँ कि सर वो क्यों नहीं है, सर ये थोड़ा समझा दी। अच्छा ठीक भाई, यही सवाल था बच्चे? ये सर चलें ठीक है, मैं आंसर करता हूँ। अच्छा बच्चे, अजहर का सवाल ये था कि जो 90,000 हमने अनएडजस्टेड एडवांस लिया है, इसका पूरी की पूरी 90,000 जो है वो टैक्सेबल नहीं है, मैंने कहा था सिर्फ 9,000 टैक्सेबल है। तो उसकी वजह क्या है? तो बेटा टेक्निकली पूरा का पूरा 90,000 जो है ये पूरा का पूरा टैक्सेबल है, लेकिन पहले साल में 9,000, दूसरे साल में 9,000, तीसरे साल में 9,000, 9,000 करके 10 सालों तक इस 90,000 को टैक्सेबल करना है। एक साथ ये 90,000 हम टैक्सेबल नहीं करेंगे, लॉ हमें परमिट नहीं करता, लॉ हमें इजाजत
नहीं देता। तो ये जो 10 ये जो हमारे पास 90,000 है, ये 10 हिस्सों में टूटेगा और हर साल एक एक हिस्सा यानी कि 9,000 करके ये टैक्सेबल इनकम के अंदर मार्क किया जाएगा और इस पर टैक्स चार्ज करते रहेंगे। तो आपके सवाल का आंसर ये कि 90,000 पूरा का पूरा टैक्सेबल है, लेकिन 10 सालों में, एक साल में सिर्फ 9,000 है, और ये 9,000 अगले साल भी जाएगा, अगले साल भी जाएगा, और अगले साल जब 10 साल मुकम्मल होंगे तो ये 90,000 कंप्लीट हो जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखते हैं। आई होप सर आपके सवाल का आंसर हो गया है। अब इलस्ट्रेशन नंबर, ओके जी, अगर रिप्लाई आ गया। इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखते हैं, लेकिन उससे पहले कोई सवाल, और मेरा सवाल है फुरकान। फुरकान आपसे सवाल है। यस सर। फुरकान ये बताइएगा, अगर सवाल के अंदर रेंटल वैल्यू और रेंट की अमाउंट एक साथ दी जाए तो हम उस सूरत में रेंटल वैल्यू को प्रेफरेंस देते हैं, वजह आपके जहन में क्या बनती है? सर वजह ये हो सकती है कि काफ़ी लोग होते हैं, काफ़ी ऑनर्स होते हैं बिल्डिंग के। सर वो टैक्स से बचने के लिए जो है ना अपने रेंट को कम शो करते हैं। ठीक है। तो पहली वजह ये हो सकती है, और दूसरी वजह ये हो सकती है कि सर रिश्तेदार या रिलेटिव्स वगैरह को भी कम कीमत पर दे देते हैं, और जो फेयर मार्केट रेंट होता है उससे कम पर देते हैं। तो इसीलिए सर जो फेयर मार्केट रेंट होता है हम्म। ये एक ऐसा रेंट होता है जो डिटरमाइंड बाय अथॉरिटीज होता है। तो हम्म। इसी रेंट पे होता है, और इसी रेंट को सर कंसीडर किया जाता है, और इसी को टैक्सेबल अमाउंट भी कहा जाता है। ठीक है। अच्छा फुरकान, आपसे एक सवाल मेरा और है। अब मुझे याद है फिजिकली जब क्लासेस हमारी चल रही थी फुरकान, तो आपने बताया था कि कुछ प्रॉपर्टी है आप ही रेंट आउट करते हैं आगे। तो मेरा एक सवाल है आपसे, आप ये लॉजिकल क्वेश्चन है, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग हम कर रहे हैं, आई नो द आंसर, बट आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग क्या, आपका जहन इसका क्या जवाब देता है, वो ये है कि ये 10 साल तक ही क्यों एन एडजस्टेड एडवांस को चार्जेबल किया जाता है, 10 साल के बाद क्यों नहीं, 11वें साल में क्यों नहीं किया जाता? रीजन क्या है, क्या वजह बन सकती है? सर वजह ये हो सकती है कि जो मुझे समझ आ रहा है सर, ये हो सकती है कि 10 साल के अंदर अंदर, या सर 10 साल का एक मैक्सिमम पीरियड होता है जिसमें जो आपका टेनेंट होता है वो आपके साथ होता है। उसके बाद क्या पता सर कोई और टेनेंट आ जाए। ठीक। मैक्सिमम सर टाइम 10 साल शायद अकॉर्डिंग टू मी हो सकता है। ठीक है, अच्छा चले, थैंक यू फॉर ओपिनियन का। मैं यही सवाल लेकर जा रहा हूँ सद्दाम की तरफ। सद्दाम, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, आपका जहन क्या कहता है, 10 साल ही क्यों, 11वां साल क्यों नहीं? आ रही जी बोले। अच्छा ठीक है, सॉरी सद्दाम, आपकी आवाज थोड़ी डिस्ट्रैक्ट हो रही है, मतलब बिल्कुल सुनने में नहीं आ रही। हम आपको आपको रोक देते हैं यहाँ पर, और मेरा यही सवाल है मैमूना, मैमूना मुश्ताक, बेटा आपका जहन क्या कहता है कि ये 10 साल पे जाके क्यों रुकता है, 11वां साल क्यों नहीं किया जाता, 12वां साल क्यों नहीं किया जाता, या ऐसे कंटिन्यू क्यों नहीं किया जाता? जी मैमूना, मैमूना मुश्ताक। इसके बारे में तो नहीं पता सही से। अच्छा, मैं पता नहीं, मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के पूछ रहा हूँ कि लॉजिक तो हमारे जहन में, हम कोई मैथ की इक्वेशन देखते हैं तो कोई ना कोई लॉजिक बनती है। चलें ठीक है, इसको हम यहाँ रोकते हैं। थैंक यू मैमूना। अच्छा, किसी के जहन में अगर लॉजिक बनती हो तो जरूर बताइएगा, और लॉजिक मैं इंशाल्लाह बता भी दूंगा अभी थोड़ी देर में कि क्या है कि हम इसको कंटिन्यूअसली फॉरएवर क्यों नहीं चार्ज करते रहते ऐसा, क्योंकि 90,000 रख लिया हमने, और जरूरी नहीं कि 10 साल के बाद वो बंदा चला जाए। लोग ऐसे भी हैं जो 20-20 साल 25-25 साल उस किराए के मकान के अंदर रहते हैं। तो सिर्फ 10 साल ही एडवांस की अमाउंट क्यों रखी गई, और 11वें साल क्यों नहीं रखी गई? और अगर 11वें साल की बात आती है तो उस वक्त बिलफर्ज मैं एक बंदा हूँ, किराएदार हूँ, और मेरा एक मालिक मकान है जिससे मैंने अपना किराया लिया गया था, और मैंने 25 साल पहले वो मकान किराए पे लिया था। तो अब जब उस किराएदार मालिक मकान की बात की जाती है तो मालिक मकान ने शुरू के 10 साल
तो मुझसे एडवांस दिया था, उस पर टैक्स दिया था। उसके बाद 11वें 12वें या आने वाले 25 सालों तक उसने कोई टैक्स नहीं दिया, आने वाले 15 साल तक कोई टैक्स नहीं दिया। तो मेरा सवाल सिर्फ ये है कि ऐसी क्या वजह है कि शुरू के 10 साल हमने चार्ज किया, आगे आने वाले 15 साल में हमने चार्ज नहीं किया। अगर चार्ज करवाना ही था तो फिर पूरे के पूरे 25 साल चार्ज करवाते। रीजन क्या है? 10 साल के बाद हम रुक क्यों गए? या फिर अगर 10 साल नहीं तो अगर 10 साल की लॉजिक समझ में नहीं आई तो एटलीस्ट रुक क्यों गए? वजह क्या थी? चलो ये दिस इज द क्वेश्चन, आप सोचिए इसके बारे में, हम इसको डिस्कस करेंगे। चले इलस्ट्रेशन नंबर 3 की तरफ चले जाएंगे। और हमने क्लास ऐसे ही रखी थी, हम क्लास में बात किया करते थे और लॉजिक्स पे बात किया करते थे, ये है तो ये क्यों है। इस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस पे भी हम लॉजिक्स पे बात किया करेंगे ताकि एटलीस्ट हम डिफरेंट एंगल से क्वेश्चंस को सोच सकें। illustration number 3 की तरफ जाएंगे। illustration number 3, this is the question which is linked by illustration number 2। अब जरा इसको गौर से देखते हैं, illustration number 2 के साथ लिंक्ड है। in illustration number 2 above, Mr. Akram vacated the property on 13 June 2019. The amount of advance rupees 90,000 was refunded to him by Mr. Salim. The rental value of the property was determined as rupees 1,90,000 by the tax authorities, which will be the what will be the income for the property for the year ended 30 जून 2019। पहले समझ लेते हैं फिर इसका सोल्यूशन बनाते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2 के अंदर मिस्टर अकरम को जो हमने एज अ टेनेंट इनसे तारुफ हुआ था हमारा, और मिस्टर सलीम जो मालिक मकान थे, तो इस मिस्टर अकरम ने 30 जून 2019 खत्म जैसे हुआ, टैक्स ईयर जैसे खत्म हुआ, तो इन्होंने ये प्रॉपर्टी छोड़ दी। मतलब कुल मिला के 2 साल तक ये रहे इस प्रॉपर्टी के अंदर, और जैसे 2 साल पूरे हुए तो उन्होंने प्रॉपर्टी छोड़ दी। द अमाउंट ऑफ एडवांस 90,000 जो उनसे लिया गया था वो वापस कर दिया गया। द रेंटल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी वाज डिटरमाइंड एज रुपीज 1,20,000, और जो रेंटल वैल्यू है वो 1,20,000 रुपए वसूल डिक्लेयर की गई है। पहले साल कितनी डिक्लेयर की गई थी? पूरे के पूरे 1 लाख। अब कितनी डिक्लेयर की गई है? 1,20,000। रेंट बढ़ गए हैं इर्द गिर्द के इलाकों के लिए, इसीलिए 1,20,000 रुपए ही देखा गया। चूंकि इस सवाल में 1,20,000 दिया गया है तो हम 1,20,000 को ही एज अ प्रॉपर्टी टैक्स लेके चलेंगे, एज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी लेके चलेंगे। अच्छा, अब इसका सोल्यूशन जब हम बनाने जाएंगे तो सोल्यूशन बनाते हुए याद रखिएगा कि सोल्यूशन के वक्त आपने हेडिंग्स वही लगानी है जो हेडिंग्स हमने सीखी थी। इन्हीं हेडिंग्स को रिपीट करते हैं। मैं इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ आगे, ताकि हमें ये फॉर्मेट्स पे दोबारा मेहनत ना करनी पड़े। ठीक है, ये टैक्स एयर, ये जो टैक्स एयर है दैट इज टैक्स एयर 19 जून 19 रेजिडेंशियल कंपटीशन रेंटल वैल्यू। अच्छा, इस सवाल में जो रेंटल वैल्यू गिवन है वो गिवन है 1,20,000। ठीक है जी, अनएडजस्टेड, और इसकी अब हम बात करते हैं। अच्छा, अब एक और सवाल है मेरा आपसे। सवाल आप सबसे यही है कि 1,20,000 तो हमारी पास रेंटल वैल्यू है। अब चूंकि इन्होंने इस साल छोड़ दिया है अपनी इस प्रॉपर्टी को, अब मुझे बताइएगा क्या इस साल आपको क्या लगता है कि जो एडवांस की अमाउंट ली गई है क्या उस पर किसी तरह का कोई टैक्स देना पड़ेगा, हाँ या नहीं? सवाल है मेरा मुस्कान रियाज से। जी मुस्कान, अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा, आपसे क्वेश्चन है। मुस्कान, आपसे मेरा सवाल ये है कि सवाल के अंदर प्रॉपर्टी जो है वो छोड़ दी गई है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, और खत्म होने के बाद एडवांस की अमाउंट वापस कर दी गई है, रेंटल वैल्यू लिख दी गई है 1,20,000। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो एडवांस का 1/10 लेते थे हम लोग, क्या हम इस ईयर लेंगे, हाँ या नहीं? अगर हाँ तो भी वजह बता दें, और ना है तो भी वजह बता दें। जी मुस्कान, आपको हम सुन नहीं पा रहे। चले, मे बी कोई टेक्निकल इश्यू होगा। मेरा यही सवाल है आसिफ अली से।
यस सर। जी बेटा, कैसे लेंगे, हाँ या नहीं? सर नहीं वजह बता सकते हैं? सर, क्योंकि उस वक्त सर जो हमारे पास एडवांस था वो भी हमने सर वापस दे दिया। अगर वो एडवांस हमारे पास रहता तो फिर हम उस पर टैक्स देते। शाबाश। एडवांस अगर हमारे पास रहता तो हम उस पर टैक्स देते, और एडवांस चूंकि पैसे हमारे पास हाथ में नहीं है तो हम इस पे कोई टैक्स नहीं देंगे। गुड। तो अब जो इस सवाल के अंदर हम बात कर रहे थे कि एडवांस फ्रॉम, और यहाँ पर मिस्टर अकरम था, यहाँ पर उसकी अमाउंट नहीं आएगी तो हम इसे नील लिखेंगे, या फिर आप चाहें तो ये लाइन ही खत्म कर सकते हैं और आपके पास जो टोटल अमाउंट बनेगी वो यही बनेगी, टोटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ठीक है, शाबाश। इलस्ट्रेशन नंबर 3 होने के बाद अब हम इलस्ट्रेशन नंबर 4 की तरफ जाएंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 4 जाते हैं, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लें इलस्ट्रेशन नंबर 4 को। इलस्ट्रेशन नंबर 4 के अंदर है, सपोज in illustration number 3 above, Mr. Salim again rents out the property on 1st July 2019 to Mr. Ali for rupees 12,000 per month and receives unadjustable advance amount of to rupees 1,20,000. सपोज ये करें कि इलस्ट्रेशन नंबर 3 के अंदर मिस्टर सलीम ने दोबारा अपनी प्रॉपर्टी को एक और साहब को रेंट आउट किया, और जो दूसरे साहब है उनका नाम है मिस्टर अली, और ये जो रेंट आउट किया गया है वो 1 जुलाई को किया, 1 जुलाई 2019 को, और जो रेंट अमाउंट दिया गया है वो है 12,000 पर मंथ एंड रिसीव्स अनएडजस्टेड एडवांस अमाउंट टू रुपीज 1,20,000, और 1,20,000 रुपए एडवांस की अमाउंट रिसीव की है। कैलकुलेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी फॉर द टैक्स ईयर ended on 30th June 2020. अब इलस्ट्रेशन नंबर 4 के लिए काम करते हैं। नाम वही रहेगा, मिस्टर सलीम, टैक्स ईयर होगा हमारे पास 2020, टैक्स ईयर एंडेड ऑन जून 30 2019, तो जून 30 2020, कंपटीशन रेंटल वैल्यू, और ठीक है। इस सवाल के अंदर रेंटल वैल्यू नहीं बताई गई, बल्कि इस सवाल के अंदर रेंट की अमाउंट बताई गई है। रेंटल वैल्यू तभी बताई जाएगी जब अथॉरिटीज को लगता है कि आपने जो रेंट अमाउंट सेट की है वो अंडर स्टेटेड है, सिर्फ उसी वक्त की रेंटल वैल्यू बताई जाती है। इस सवाल में नहीं बताई गई तो उसका मतलब है कि आपकी जो रेंट अमाउंट है दैट इज गुड इनफ, और उसी को लेकर हम कैलकुलेट करेंगे। तो हम यहाँ पे रेंटल वैल्यू का वर्ड हटाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे रेंट अमाउंट, और रेंट अमाउंट आपकी है 12,000 मल्टीप्लाई बाय 12, ताकि हम एनुअल अमाउंट निकाल सकें। यही अमाउंट यहाँ पे फॉर्मूला फॉर्मेट में लिखते हैं, और हमारे पास 1,44,000 आ गया। इस 1,44,000 को हम रेंट अमाउंट कहेंगे। अब बात करते हैं एडवांस की अमाउंट। एडवांस की अमाउंट कितनी वसूल की है, और ये दैट इज अनएडजस्टेड अमाउंट। अनएडजस्टेड अमाउंट, अच्छा जी, अनएडजस्टेड एडवांस की अमाउंट जो इस सवाल के अंदर गिवन है दैट इज 1,20,000। अब मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ और मैं सद्दाम को बीच में इन्वॉल्व कर रहा हूँ। सद्दाम आपसे एक, बल्कि नहीं, सद्दाम के माइक में थोड़ा सा इशू जा रहा है। इकबाल आपसे एक सवाल है। इकबाल अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा, आपसे क्वेश्चन है। सवाल ये, जी सर। हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। ये जो यहाँ पे अनएडजस्टेड अमाउंट है 1,20,000 रुपया, क्या ये पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा या नहीं, या इसका थोड़ा सा पोर्शन जाएगा? सर इसका जो रेंट अमाउंट हो जाएगा
नहीं, मैं एडवांस की बात कर रहा हूँ, अनएडजस्टेड एडवांस की बात कर रहा हूँ। 1,20,000 जो हमने मिस्टर अली से वसूल किया है, क्या ये 1,20,000 रुपया पूरा का पूरा टैक्सेबल नो हो सर सर नो सर। जाएगा? कितना पोर्शन जाएगा इसका? सर इसका रेंट अमाउंट 18,000 है। हेलो सर। जी जी, रेंट अमाउंट जो है वो 12,000 है। मेरा ये सवाल था कि यहाँ पे अनएडजस्टेड अमाउंट दिख रहा है आपको एडवांस की 1,20,000 रुपया, क्या ये 1,20,000 रुपया पूरा तो नहीं जाएगा, ये तो हमें पता है, इसका कितना हिस्सा जाएगा? सर इसकी रेंट अमाउंट काट के उसका बाद जो है वो जाएगा न, टैक्सेबल। नहीं 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 नहीं, आंसर आपका गलत है। चले, मैं यही सवाल लेके जा रहा हूँ, गौर से सुनिएगा जवाब आप। मैं यही सवाल लेके जा रहा हूँ अजहर की तरफ। अजहर बच्चे, आपसे ये सवाल है कि जो अनएडजस्टेड एडवांस के अमाउंट है 1,20,000 रुपया, क्या ये पूरा का पूरा जाना, थोड़ा सा पोर्शन जाना चाहिए? सर पूरा तो नहीं जाएगा, थोड़ा जाएगा सर। तो वो पोर्शन, थोड़ा तो वो पोर्शन क्या, हमने पीछे सवालों में क्या किया था इसके साथ? सर इसको 10 से डिवाइड करेंगे। ठीक ठीक, थैंक यू अजहर, थैंक यू अजहर। ठीक है बच्चे, इसको हम 10 के साथ डिवाइड करेंगे, तो उसके बाद जो हमारे पास अमाउंट आएगी उसको हम लेके चलते हैं। ये हमारी कॉमन प्रैक्टिस है। अगर मैं इसको यहाँ पे डिवाइड करता हूँ तो क्या होगा, और इस सवाल में क्या वो डिवाइड करना बेहतर रहेगा या नहीं, पहले इसकी लॉजिक पे बात करते हैं। अगर ये आम सवाल होता हो, ये फर्स्ट टेनेंट होता हमारा, और इस प्रॉपर्टी को मिस्टर सलीम ने सिर्फ पहली दफा ही रेंट आउट किया होता, तो 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 1/10 कहते हैं, और जो भी अमाउंट आती उस अमाउंट को हम यहाँ पर एडवांस की कलेक्शन के तौर पर टैक्सेबल एडवांस इनकम दिखा देते हैं। लेकिन इस सवाल में ऐसा नहीं है। एडवांस की मद में ऑलरेडी मिस्टर सलीम साहब अब टैक्स दे चुके हैं एडवांस के ऊपर। जब वो पिछला किराएदार था 90,000 जो एडवांस दे रहा था, उसके एडवांस में से भी ये खास अमाउंट टैक्स के तौर पे जा चुकी थी। तो अब यहाँ पे जो बंदा आया वो 1,20,000 दे के रहा है, तो उस 1,20,000 में से पुराने गुजरे हुए जो टैक्स अमाउंट थे वो निकाल देंगे, जो बाकी अमाउंट बचेगा उसको डिवाइड बाय 10 करेंगे। ये है कॉन्सेप्ट्स की बात। अब इस कॉन्सेप्ट को फॉर्मूला फॉर्म के अंदर हमारे पास मौजूद है, हम फॉर्मूले के जरिए काम करते हैं। और फॉर्मूला क्या बनता है इसका, एक लाइन में ऐड कर देता हूं ताकि चीजें थोड़ी सी बेहतर रहें। ठीक, अच्छा बेटा, इसका फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसका फॉर्मूला बनेगा आपके पास जो 1,20,000 है, इस 1,20,000 में से आप माइनस करेंगे वो सारी अमाउंट जो आप पिछले टेनेंट के होते हुए आपने एडवांस की शक्ल में वसूल भी की थी और उसमें पे टैक्स भी दिया था। अच्छा, पिछला जो टेनेंट था वो था मिस्टर शायद मिस्टर अकरम था। ठीक, अच्छा, अब मिस्टर अकरम हमारे पास कब कब रहे? मिस्टर अकरम ने हमारे पास, इलस्ट्रेशन नंबर 2 में जाते हैं, मिस्टर अकरम जो थे वो आए थे हमारे पास 1 जुलाई 2017। तो ये 2017 से 2018 में रहे। ये मिस्टर अकरम की बात हो रही है। ये उनका पहला साल था। दूसरा साल इनका 2018 से स्टार्ट हुआ और 2019 तक रहा। तो इसका मतलब ये कि मिस्टर अकरम जो थे वो हमारे पास 2 साल रहे। और मिस्टर अकरम ने हमें जो अमाउंट दी थी वो अमाउंट हमें उन्होंने दी थी 90,000 एडवांस के तौर पर। तो मैं फॉर्मेट ठीक कर दूं ताकि कॉमा सेपरेटर दिखता जाए, इट्स इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, चलें, उनसे हमने 90,000 पे वसूल किए थे और हमने इन 90,000 को डिवाइड किया था 10 से, और पहले साल हमने उनसे चार्ज किया था 9,000 रुपए एज अ टैक्स अमाउंट। ऐसा ही था। फिर उसके बाद हमने दूसरे साल पे गए, दूसरे साल में फिर हमने उनसे
₹9,000 चार्ज किया। तो कुल मिला के उनसे जो हमने अमाउंट चार्ज किए वो 2 साल चार्ज किए हैं और 2 साल में हमने उनसे टोटल अमाउंट ली है 18,000। तो आप क्या करोगे, इस 18,000 रुपए को इस 1,20,000 में से माइनस कर दोगे और जो भी अमाउंट बाकी बचेगी उसे डिवाइड बाय 10 करोगे और उसे आप चार्जेबल दिखाओगे। माइनस 18,000 डिवाइड बाय 10, या फिर जो आप पहले करते आए मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 10, ये अप्रोच इस्तेमाल की जाएगी। अब ये जो 18,000 की लंबी चौड़ी कैलकुलेशन हुई है, इसको आसान करने का तरीका ये है, तो क्या आपकी बुक में भी मौजूद है,